नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग संगमकालीन जीवन से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनका लगभग हर परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज संगम काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सब पर भी हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। तो चलिए संगम काल पर आगे बात करें, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में यहां पर मैं रखता हूं। शशांक आईएएस हिस्ट्री एक समग्र अध्ययन का कोर्स आपके बीच में लेकर के आया हुआ है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स मैं यहां पर बताता हूं, लेकिन यह ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है और लगातार अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से टाइम अधिक लग रहा है और लगेगा भी, लेकिन आपको सहजता और सरलता के साथ टॉपिक समझ में आएगी। इस सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सीमेंटों पर आपसे पर चर्चा की जाएगी। बात अगर फीस स्ट्रक्चर की करें तो 1199 रुपए, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए में आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगा। वे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से एकदम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मात्र 300 रुपए पर मंथ पर भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8010045904 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर 9140901577 पर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड माय एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप अपने गूगल प्ले स्टोर से जो है शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वंस अगेन वेलकम। और इसके बाद हम लोग संगमकालीन जीवन में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर हम लोग बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ यहाँ पर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं और एक एक करके आइए उन पर बात करते हैं। यहाँ पर सामाजिक जीवन से हम लोग पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास की तरह संगम काल का यह लास्ट क्लास होगा और यहाँ पर इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यहाँ से छोटे-छोटे फैक्ट आपकी परीक्षा में बनते हैं और आशा करते हैं कि जितनी भी क्लासेस हुई हैं संगम काल से वो आपके लिए काफी लाभदायक रही होंगी और इस क्लास को तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। सबसे पहले तो आप इस लाइन को देखिए कि संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। जैसे ही वर्ण व्यवस्था शब्द की बात आती है वैसे ही आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त की बातें याद आने लगती हैं। अब यहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बात की गई है। वर्ण व्यवस्था का मतलब कि 4 वर्ण में 4 वर्णों की बात क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन 4 वर्णों की बात। अब यहां पर कहा जाता है कि दक्षिण भारत में संगम काल था, वहां पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको वर्ण की बात बता देता हूं। वर्ण के बारे में आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण थे वह कर्म के आधार पर उन लोगों के नामों के आगे वर्ण लगता था। अगर आप पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं तो ब्राह्मण, रक्षा करने का कार्य कर रहे हैं तो क्षत्रिय, व्यापार बिजनेस में रुचि ले रहे हैं तो वैश्य और अन्य कार्यों में आप लगे हुए हैं तो शूद्र। हालांकि आगे चल करके जन्म पर आधारित हो गई जो कि सामाजिक बुराई के रूप में प्रचलित थी। लेकिन दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि संगम काल में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। देखिए बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। इसको आप समझिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्ण व्यवस्था जो है ना वो कर्म पर आधारित है और समाज में सदैव इस प्रकार के 4 वर्ग बनेंगे, ये शाश्वत है। एक ऐसा वर्ग जो बौद्धिक होगा, एक ऐसा वर्ग जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होगा, एक ऐसा वर्ग जो धन धान्य से संपन्न होगा, एक ऐसा वर्ग जो इन तीनों काम को नहीं कर पाएगा। तो ये 4 वर्ग, बस नाम अलग हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जगह पर तुड़ियन, पाड़न, पड़ैयन और कडंबन हो जाएगा। तो यहां पर लेकिन वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसी बातें यहां पर नहीं थी और न यहां पर उस तरह की दिक्कतें आई। लेकिन फिर भी समाज 4 वर्गों में विभाजित था। चलिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी कि नहीं, तो संगम युग में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, लेकिन 4 वर्ग थे समाज में। पुरानानुरु नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। आप यहां पर देखेंगे तुड़ियन, पाड़न, पड़ैयन और कडंबन। समाज सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। अब यहां पर आप देखिएगा, ये पुरानानुरु, ठीक है, पुरानानुरु में इन 4 वर्गों का उल्लेख है। इसके अलावा सामान्यतः दक्षिण भारत में जो 4 वर्गों का उल्लेख है वो इस आधार पे है। पहला वर्ग सुडड्डुम वर्ग। सुडड्डुम ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग होता था। दूसरा अरसर वर्ग,
शासक या योद्धा वर्ग, तीसरा बेनिगर वर्ग जिसे व्यापारी कहते थे, और चौथा वेल्लाल वर्ग यानी कि किसान वर्ग। तो यहां पर सुडुडुम, अरसर, बेनिगर और वेल्लाल, चलो मेरे साथ बोलो पहले। सुडुडुम, क्या सुडुडुम, अरसर, बेनिगर, वेल्लाल, ये चार वर्ग थे। ठीक है, हालांकि पुरनानरू ने तुडियन, पाड़न, पड़ैयन और कडम्बन जैसे चार शब्दों का उल्लेख किया चार वर्गों के रूप में, लेकिन समाज सामान्यतया अगर बात की जाए तो संगम काल में समाज जो सामान्यतः चार वर्गों में विभाजित था, उनमें आप देखेंगे सुडुडुम, अरसर, बेनिगर, वेल्लाल। तो इसको आपको याद कर लेना है। आप जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनको विशेष रूप से इस चीज को ध्यान देना होगा भाई, ध्यान देना होगा, स्टेट पीएससी और यूपीएससी। चलिए, अब सुडुडुम के बारे में क्या है। इस वर्ग में ब्राह्मणों का स्थान सर्व प्रमुख था। ठीक है, ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। अच्छा, उत्तर भारत के जो ब्राह्मण थे वह मांस, मदिरा और इन सब का सेवन न के बराबर करते थे, लेकिन दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे या सुडुडुम जो थे वह मांस, मदिरा, ठीक है, और ताड़ी पीते थे। आप में से बहुत सारे लोग अगर दक्षिण भारत की यात्रा करें तो इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ ब्राह्मण उत्तर से जाकर दक्षिण में बस गए, इन्हें वेदमार कहा जाता था। अच्छा, ये भी पूछा गया कई बार प्रश्न कि वेदमार किसे कहते हैं। तो वे ब्राह्मण जो उत्तर से दक्षिण भारत जाकर के बस गए, उन्हें वेदमार कहा जाता था। जबकि दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को किस वर्ग में रखा गया या क्या कहा जाता था? सुडुडुम। आगे, राजा ब्राह्मणों से अपने कार्यों में सलाह लेता था। ये तो उत्तर भारत की भी देन थी, और दक्षिण भारत में भी इस प्रकार से ब्राह्मणों को राजाओं के लिए एक देन कही जा सकती है या सलाह देने की एक परंपरा रही है। बट यहां पर दो चीजें, एक तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत दक्षिण भारत के ब्राह्मण मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे, और दूसरा, उत्तर भारत के जो ब्राह्मण दक्षिण भारत में जाकर के बस गए, उन्हें वेदमार कहा गया। ठीक है, आइए अगले पॉइंट की तरफ। अरसर वर्ग, यह शासक या योद्धा वर्ग था, जो कि उत्तर भारत में चार वर्णों की बात की जाए तो क्षत्रियों से तुलना कर सकते हैं। योद्धा वर्ग में कुछ ऐसी भी जनजातियां थीं जिनका मुख्य कार्य पशुओं की चोरी करना व लूटपाट करना था। भाई, योद्धा वर्ग भी दो प्रकार का होगा, एक तो जो भुजाओं के बल पर पशुओं की चोरी करेगा, और एक जो भुजाओं के बल पर शासन सत्ता स्थापित करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों कार्य करने वालों को अरसर वर्ग में अंतर्गत रखा जाता है। ऐसी एक जनजाति मरवा जनजाति थी, जिसमें वेत्थी तथा गोहरण की प्रथा प्रचलित थी। एक जनजाति मरवा जनजाति थी, ठीक है, इसमें वेत्थी तथा गोहरण यानी कि पशुओं को चोरी करने की प्रथा प्रचलित थी, उनको करना ही पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, मलवर नामक लोग डाका डालने का कार्य करते थे। देखिए, अब ये सब चीजें नहीं पूछा जाएगा आपसे, अनावश्यक डाका का नहीं डालना है आप लोगों को, बट ये ध्यान रखना है अरसर वर्ग का मतलब होता है शासक एवं योद्धा। अरसर वर्ग का मतलब शासक एवं योद्धा, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बाकी अनावश्यक नहीं याद रखना है। अगला पॉइंट, बेनिगर वर्ग, यह व्यापारियों का वर्ग था। इस लाइन को आपको एकदम याद रखना है। इस वर्ग में छोटे व्यवसायियों को चेती वर्ग कहा जाता था। कुछ ऐसे भी व्यवसायी इस वर्ग में शामिल थे जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न थी, जैसे पुलैयन, जो रस्सी की चारपाई बनाने वाले थे, एनियर, शिकार करने वाले थे, और परदवर, मछुआरे। बट वैसे आपको ध्यान देना, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, पुलैयन, एनियर, परदवर, तो बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। लेकिन आपको बेनिगर क्या है, इसको ध्यान देना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण है, बेनिगर। तो बेनिगर व्यापारियों का वर्ग। तो अभी तक आप लोगों ने जो है तीन वर्ग के लोगों को देखा। चौथा, वेल्लाल वर्ग, यह किसानों का वर्ग था, और इनमें दो प्रकार के थे। एक थे वेल्लालर, ये संपन्न किसान थे, इनके प्रमुख को वेलिर कहा जाता था, और दूसरा कडेसियर, ये कृषक मजदूर हुआ करते थे। तो वेल्लालार और कडेसियर, ये वेल्लाल वर्ग थे। वेल्लाल वर्ग के लोग सरकारी पदों तथा सैनिकों में नियुक्त किए जाते थे। इनका विवाह शासक वर्ग में होता था। चोल राज्य में वेल्लालर वर्ग की उपाधि वेल और अरशु तथा पांड राज्य में कविदी थी। खैर, यहां पर नहीं, आपको इसको ध्यान देना है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि जिस तरह से उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में विद्यमान थी, ठीक उस तरह से दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो पुनः आपको यहां पर एक बार बता देते हैं। आप यहां पर देखेंगे सुडुडुम, अरसर, बेनिगर और वेल्लाल। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसी वेल्लाल वर्ग में ही जो निम्न कोटि के किसान थे वह शूद्र की तरीके से उनकी तुलना कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पुरनानरू के जो चार व्याख्या है, अगर इसको भी आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट सामान्यतः चार वर्गों की जो विभाजित व्याख्या है, इसको तो भाई याद करना ही करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कितने लोग याद कर लिए मुझे बताएं। कल आपका टेस्ट भी होना है, कल आपका ये अच्छा खासा टेस्ट है, देखते हैं कितने लोग उससे उस टाइम में। अच्छा एक बात और भी है, मैं देख रहा हूँ टेस्ट देने वालों की प्रक्रिया में, मतलब टेस्ट जितने लोग दे रहे हैं उसमें से जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से बहुत कम लोग टेस्ट देने के लिए आते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक टाइमिंग टेस्ट है, इसमें आप लोगों को जरूर शामिल होना चाहिए। तो कल के टेस्ट में आप लोग शामिल होइए और रैंक से मत डरिए। जो अच्छा करेगा उसका ऊपर रैंक आएगा, जो अच्छा नहीं करेगा वो तुलनात्मक रूप से नीचे की रैंक पर आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो अच्छा करेगा तो वो भी ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है विशेष करके, आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग इन वर्गों की बात कर लिए, इसके अलावा कुछ और इसमें है। अच्छा, जो ये लास्ट वाला वर्ग है वेल्लाल वर्ग, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग भी थे। इसमें और भी कई सारी बातें हैं कि परियार लोग खेत मजदूर थे लेकिन पशु की खाल या चर्म का काम करते थे और चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। तो अभी जो परियार थे ये एक तरीके से शूद्रों जैसी स्थिति इनकी थी। इस युग में गुप्तचरों को उर्रार कहा जाता था। हाँ, इसको याद कर लेना भाई, कि जो गुप्तचर थे उनको क्या कहा जाता था? उर्रार। क्या कहा जाता था? उर्रार कहा जाता था। इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता, दास प्रथा का अभाव। ये भी कई बार पूछा गया है कि संगम काल में दक्षिण भारत में दास प्रथा थी या नहीं। तो यहाँ पर अभाव दिखता है, लेकिन थी या नहीं इस बात को कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभाव का मतलब कि नहीं रही होगी, नहीं के बराबर। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को देखे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान स्त्रियों की सामाजिक स्थिति क्या थी? अभी तो आप लोगों ने वर्ग विभाजन को देखा, अब स्त्रियों की सामाजिक स्थिति क्या थी उस पर आप देखिए। तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी विवाह एक संस्कार माना जाता है। तुलक्कापियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कहा जाता है, देखिए तुलक्कापियम में कितने प्रकार के विवाहों का? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। सामान्यतः विवाहों में लड़कियों की उम्र 12 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष सुनिश्चित जो है थी। आइए विवाह की बात कर लेते हैं। विवाह में कौन कौन से? पहला, पंचतिड़ई यानी कि प्रेम विवाह, ठीक है, जिसमें स्त्री तथा पुरुष के सहज प्रणय तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं को पंचतड़ई कहा गया। खैर आपको बस इतना ध्यान देना है, पंचतड़ई प्रेम विवाह यानी कि गंधर्व विवाह की तरह। दूसरा, कैकड़ई, एक पक्षीय प्रेम। जैसे एक पक्षीय प्रेम, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक पक्षीय प्रेम कर लेते हैं, दूसरे पक्ष से कभी आप पूछने का प्रयास ही नहीं करते हैं और कसम खा लेते हैं कि तुझको ही, वरना मर जाऊंगा। अब सामने वाले से तो आपने पूछा ही नहीं, अकेले ही मन में ख्वाब सजाए जा रहे हैं और प्रेम कर लिए, और ऐसा प्रेम जैसे लगता है कि जो है रोमियो जूलियट वाला भी नहीं हुआ होगा, सोनी माहिवाल वाला भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब सामने वाले से आप पूछा नहीं, बगावत हो जाएगी, या तो फिर आप राक्षस बन जाइए, आसुर बन जाइए, पैसाज बन जाइए। तो ऐसा प्रेम मत करिएगा, एक पक्षी दोनों तरफ से पूछ करके जो है सामंजस्यता बैठा करके प्रेम करिएगा। और जब एक पक्षी प्रेम करेंगे तो आपका जो विवाह माना जाएगा और ककड़ई माना जाएगा। अगला क्या है भाई? परिंदुड़ई, औचित्यहीन प्रणय, प्रजापत्य सहित शेष चारों विवाह। यह विवाह संगम में सर्वाधिक प्रचलित था। तो यहां पर आप देखेंगे परिंदुड़ई, आप देखें सर्वाधिक प्रचलित। समाज में विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। अच्छा, गणिकाओं को क्या कहा जाता था भाई? जो वेश्याएं थी या नृत्य कार्य करती थी, विशेषकर गणिकाओं को नृत्यांगना भी कहा जा सकता है, इनको परतियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परतियर। तो चलो पॉइंट आउट करो भाई, परतियर। परतियर किसको कहते थे? गणिकाओं को। अच्छा, नर्तक नर्तकियों तथा गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे समूह के लोगों को कि जो जिसमें नर्तक नर्तकियां होती है और घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती हैं और उससे कुछ उनको आमदनी होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता था? पाडर तथा बिडेलियर कहा जाता था। तो पाडर और बिडेलियर देखिए मिला जुला करके 35 से 40 शब्द होंगे दक्षिण भारत में, जिनको आपको याद करना है। और आज नहीं तो कल आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आप परीक्षा में बेहतर करना चाहते हैं। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इन सभी शब्दों का एक लिस्ट बनाइए और खुद याद करिए, खुद याद करिए। यहाँ पर हम इन सब शब्दों को आपके बीच में लेकर के आते हैं। इससे एक लाभ आपको ये होगा कि हाँ, ऐसे शब्दों को आप सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ, क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप पॉइंट आउट करके याद कर लीजिए उसको। बात सती प्रथा के प्रचलन का, तो सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवियत्री स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे ओबैयर तथा नचेलियर, ये कवियत्री स्त्रियां हैं। और सती प्रथा के बारे में, तो सती प्रथा का भी प्रचलन था। समाज में विधवाओं की स्थिति हे थी, हे दृष्टिकोण से उनको दिखाता था। उन्हें कई यातनाओं का सामना करना पड़ता था।
जिसमें बाल कटाना, आभूषण का त्याग करना, समारोहों में भाग न लेना आदि प्रमुख था। यानी कि जो विधवाओं की बात की गई यहाँ पर, तो बाल कटाना, आभूषण का त्यागना, समारोह में भाग न लेना, ये सब इस हे स्थिति का द्योतक है। समाज संगम काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों वर्गों में था। ये आप यहाँ पर तो पहले देख चुके हैं। ताड़ी तथा मदिरा का प्रयोग लोग करते थे। प्रीति भोज का आयोजन किया जाता था। भोजन के बाद पान सुपारी खाने का रिवाज था। आप लोग भी पान सुपारी खाते हैं। समाज में कुछ अंधविश्वास भी थे, जैसे खुले बाल वाली स्त्री को बुरा समझा जाता था। अब आज के समय में तो विपरीत हो गया है, और उस समय में अगर कोई स्त्री खुले बाल वाली होती थी उसको बुरा समझा जाता था। कौवे के बोलने को अतिथि के आगमन की सूचना समझा जाता था, कि जब कौवा बोलता था तो ये ऐसा माना जाता था कि अतिथि आएंगे। ज्योतिषी लोगों का भाग्य ज्योतिषी जो होते थे लोगों का भाग्य बताते थे। जादू टोना ताबीज आदि का प्रचलन था। बरगद के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक दूसरे का निगलना मानते थे। ऐसा आप लोगों भी सुना है ना। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा कि इससे जो है यहाँ पर अंधविश्वास जैसी बातों को देखने को मिल रहा है। धनी लोग ईंटों के मकान में रहते थे, जबकि गरीब लोग झुग्गियों तथा झोपड़ियों में रहते थे। आज भी ऐसी स्थिति है। नगरों में धनी व्यापारी लोग अपने पर के ऊपर तल्ले में रहते थे, यानी कि छत के ऊपर जो है दूसरे तल्ले में रहते थे। संगमकालीन आर्थिक जीवन की बात करते हैं। देखिए कितने रुपए सारे पैसे निकल रहे हैं, गिर रहे हैं। ये सब आपको प्राप्त करना है। आइए संगमकालीन आर्थिक जीवन की बात करें। संगम साहित्य से पता चलता है कि दक्षिण भारत की भूमि बहुत उपजाऊ थी। भूमि की उर्वरा शक्ति के संबंध में कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत थी कि जितनी भूमि एक हाथी बैठने में घेरता है, उतने में 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता। आप समझ रहे हैं कि कावेरी डेल्टा की विशेषता, कि एक हाथी जितनी भूमि क्षेत्र को कवर करेगा, उसमें 7 व्यक्तियों के लिए अन्न पैदा होता था। अब इसका नहीं कि आपको याद कर लेना है कि 7 व्यक्तियों के लिए 7 व्यक्तियों के लिए, नहीं, इसका मतलब यह है कि बहुत उपजाऊ भूमि थी। कृषि से प्राप्त राजस्व आय के मूल का मूल स्रोत था। इस लाइन को याद रखिएगा, यूपीएससी पूछती है, ध्यान रखना कि कृषि से प्राप्त राजस्व, तो राज्य की आय का मूल स्रोत क्या था, तो कृषि से प्राप्त राजस्व। चेर राज्य में भैंस, कटहल, काली मिर्च तथा हल्दी के लिए विख्यात था चेर राज्य। संगम कविताओं में रागी और गन्ने के उत्पादन, गन्ने से शक्कर बनाने, फसल काटन, खाद्यान्नों के सुखाने का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है। कृषि कार्य मुख्य रूप से महिलाएं करती थी। भाई, जो अभी इस समय हमारे छात्र छात्राएं क्लास कर रहे हैं वो समझे इस बात को कि महिलाएं कृषि कार्य करती थी। भूमि के 5 मुख्य प्रकार मिलते हैं। आजकल तो मार्केट करती हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो है ऐसी गृहिणियां हैं जो परिवार चला रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट करना ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। पुरुष वर्ग देखो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, दुखी हो जाते हैं कि सर वेतन तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ जाता है। तो घबराइए नहीं, इससे बचने के लिए आप उनको भी जॉब मिला सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बच जाएंगे। भूमि के 5 मुख्य प्रकार मिलते हैं। एक मरुदम, कुरुंची, मुल्लई, नेथल और पालई। एक विद्यार्थी हमारा ऐसा है जिसको सब याद हो गया है। जब मेरी बात उससे होती है तो उससे कुछ भी पूछो सब याद कर लेता है कि सर हमें सब याद है, बस आप बताओ तो सही। तो आप में से भी संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो मरुदम को याद कर लेना। यह उपजाऊ भूमि कृषि भूभाग था, जहां धान, वज्जी, कज्जी, कुवलई आदि पैदा होते थे। इसको मरुदम। कुरुंची, इस तरह की भूमि में ज्वार, धान, बांस, चीड़ और आम उगाए जाते थे। ज्यादातर कृषक इसी प्रकार के क्षेत्र में रहते थे कुरुंची में। मुल्लई, यहाँ पशुपालक ज्यादा रहते थे। इसमें रांगी, कुडरई आदि उपज होती थी। नेथल, यह समुद्रवर्ती क्षेत्र था। यहाँ का मुख्य उत्पादन नमक एवं मछली था। यहाँ मछुआरे और नमक बनाने वाले लोग रहते थे। और पालई, यह रेगिस्तानी भाग था। इस कारण यहाँ उत्पादन नाम मात्र का होता था। यहाँ के निवासी लूटपाट चोरी पर निर्भर थे। तो आप देखेंगे 5 प्रकार की भूमि: मरुदम, कुरुंची, मुल्लई, नेथल और पालई। इसको आपको याद कर लेना है। उद्योग एवं व्यवसाय की बात करें तो संगम काल में विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे। जैसे वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि संगम काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग था। सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था। उरैयुर एवं मदुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। उरैयुर और मदुरा किसके प्रमुख केंद्र थे? वस्त्र उद्योग के। अन्य प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करें तो धातु उद्योग में सोना एवं लोहा, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बने जूते, बाजे इत्यादि,
मध्य उद्योग में गन्ने, चावल, शराब। तेल उद्योग में अदरक, तिल, सिंदरमाड़। नमक उद्योग तटवर्ती नगरों से प्राप्त था। हाथी दांत का उद्योग था जिसमें विदेशी व्यापार से प्रसिद्धि मिली। और मसाला उद्योग विदेशी व्यापार के लिए निर्यात की प्रमुख वस्तु। तो निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी भाई? से मसाला उद्योग। और संगम काल में सबसे प्रचलित उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्यापार की बात करें, संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक तथा विदेशी व्यापार था। इस समय यूरोप के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। किसके साथ? रोम के साथ, जिसका विस्तृत विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। हमने इस बात को आपको बताया था, आप वहां पर भी देखे होंगे। जब आप लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपने इस बात को देखा था। तो टाइम पीरियड वही है ना जहां उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल, दक्षिण भारत में संगम काल। तो यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार ऑगस्टस के समय में होने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑगस्टस के समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। ऑगस्टस का एक मंदिर मजरिस क्रांगोनोर में बनवाया गया था। रोमन लोगों ने यहाँ रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां भी स्थापित की थी। कावेरी पत्तनम एक केवन बस्ती मानी जाती है। कहा जाता है कावेरी पत्तनम से ही केवन बस्ती के साक्ष्य मिले थे। स्वतंत्रता के बाद अरिकमेडु, जो कि पांडिचेरी में है, की खुदाई में रोमन द्वीप के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। रोम के अतिरिक्त यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका के साथ भी व्यापार उन्नत अवस्था में था। यानी कि यूनान, मिस्र, चीन और श्रीलंका के साथ, इन सब के साथ उन्नत व्यवस्था में व्यापार था। एक अनाम ग्रीक नाविक, मतलब एक ऐसा ग्रीक नाविक है जिसका नाम नहीं पता है, उसके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इस ग्रंथ में नौरा, कन्नौर, तोंडी यानी कि आधुनिक पोन्नानानी, मुशिरी और निलसिंडा कोट्यम के निकट, ठीक है, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह बताए गए हैं। तो एरिथियन ऑफ द सी में, और इसको आपने पढ़ा भी था। चलिए, इसके अलावा अन्य बातें, पांड्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि संगम काल में चोल, चेर, पांड्य 3 महत्वपूर्ण राजवंश थे। पांड्यों की बात में पांड्यों के बंदरगाह शालियूर तथा कोरकई थे। कोरकई को पेरिप्लस में कालची भी कहा गया है। क्या कहा गया? कालची। यह समुद्र मोतियों के लिए विख्यात था, यानी कि पांड्यों का जो व्यापार था मोतियों के लिए। यहां से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और उन्हें मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस एवं प्लिनी दोनों ने किया है। खैर यहां पर यह गलत होगा, व्यापारियों द्वारा। पाक जलडमरू मध्य से निकाली गई मोती पुहार यानी कावेरी, पतनम और उरैयूर के बाजारों में बिकती है। अब आप मुझे बताएंगे पाक जलडमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, किसके किसके बीच है? चेरों के बंदरगाह तोंडी, मुसरी या मुजरिस, करौरा, वाजी तथा बंदर, ये प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, प्रमुख बंदर, ये प्रमुख बंदरगाह थे। जबकि चोलों के, ये चेरों के बंदरगाह थे, जबकि चोलों के बंदरगाह पुहार, आरकामेड तथा उर्रैयूर थे। यहाँ पर ऐसे देखिए, चोरों के बंदरगाह में तोंडी, मुसरी, मुजरिस, करौरा इन सब थे, और जबकि चोलों के बंदरगाह के रूप में पुहार, अरिकामेडु, उर्रैयूर थे। उर्रैयूर कपास के लिए विख्यात था। किसके लिए? कपास। पेरिप्लस में अरिकामेडु का नाम पेडोक मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, कपास का उत्पादन उत्तर भारत में सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? किस सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन देखने को मिला उत्तर भारत में? बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में निर्यात वस्तुओं में गरम मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, ठीक है, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, करपर, ठीक है, तोता, मयूर बंदर आदि जो है निर्यात की जाती थी। और आयातित वस्तुओं में घोड़ा, मदिरा, सीसा, सोना, चांदी। पांड राज्य का एक व्यापारिक मंडल भड़ौच बंदरगाह से लगभग 21 ईसा पूर्व में अगस्टस के दरबार में पहुंचा था। विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता, व्यापार बिचौलियों द्वारा किया जाता था। बिचौलियों का कार्य करने वाले मुख्य रूप से सिकंदरिया के यहूदी एवं यवन थे। ये जो है बिचौलिए का काम करते थे, यानी कि व्यापार इनके माध्यम से होकर के होता था। संगम युग में आंतरिक व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहां पर व्यापार जो बिजनेस था, लेन देन की अगर हम बात करें तो मुख्यतः वस्त्र विनिमय पर आधारित था।
वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेना। इस समय के नमक के व्यापारियों का विशेष उल्लेख है। संगम युग का वैदेशिक व्यापार भारत के पक्ष में था, यानी कि यह जो है निर्यात अधिक होता था, आयात कम होता था। इसी बात को स्पष्ट हमने आपको मौर्योत्तर काल में भी कहा था और यहाँ पर भी कि प्लिनी अपनी पुस्तक में इस बात के लिए आंसू बहाता है कि उसके यहाँ का सारा सोना विलासिता की सामग्री खरीदने में भारत चला जाता है तथा प्रतिवर्ष 60 करोड़ सेस्टर्स की हानि उसके देश को होती है। ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसका स्टेटमेंट है, तो इसको याद कर लेना है। अब आइए संगम युगीन धर्म। तो हम लोगों ने समाज और अर्थव्यवस्था की बात की, अब संगम युगीन धर्म की बात कर लेते हैं। संगम युगीन धर्म पर उत्तर भारतीय धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस धर्म को उत्तर से दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है और इसके साथ साथ कौंडिन्य ऋषि को। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त ऋषि और कौंडिन्य ऋषि को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता के फैलाने का श्रेय जाता है। दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख देवता में मुरुगन या सुब्रमण्यम का नाम लिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, मुरुगन या सुब्रमण्यम। उत्तर भारत में इन देवताओं की अगर तारतम्यता सामंजस्यता देखी जाए तो स्कंद कार्तिकेय, जो स्कंद कार्तिकेय है, से इसका तादात्म्य भी स्थापित किया जाता है, यानी कि स्कंद कार्तिकेय उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के मुरुगन लगभग एक समान देवता के रूप में माने जाते हैं। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन है। वेलन का संबंध वेल से, जिसका अर्थ होता है बर्छा। ठीक है, यह इस देवता का प्रमुख अस्त्र माना जाता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा यानी कि कुक्कुट, क्या है? कुक्कुट है। इन्हें पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय है। इनकी पत्नियों में एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजाति की स्त्री भी है। तो खैर इतना आपको ध्यान रखना है, मुरुगन से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। आगे के पॉइंट धर्म में आदि चंद्रलूर से प्राप्त शव कलश के साथ कांसे का मुर्गन भी प्राप्त हुआ, यानी कि जो डेड बॉडी थी जब उसको दफन करते थे कलश में, जो कि शव दफान के रूप में शव दफनाने की परंपरा थी कि शव में डेड बॉडी थी, शव था, उसको कलश में रख करके दफन करते थे, तो उसके साथ कांसे का मुर्गन यानी कि देवता जो ब्रोंज की बनी हुई थी मुर्गन, उनको भी रखा जाता था। मुर्गन की उपासना में वेल नाडल नामक नृत्य किया जाता था। तो अगर आपको वेल नाडल नामक नृत्य करने आता होगा तो जरूर आप नृत्य करिएगा और बताइएगा कि वेल नाडल नृत्य क्या है। संगम युग में इंद्र का भी स्थान महत्वपूर्ण था। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी, जो कि उत्तर भारत के देवता है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र के मंदिर को वज्रकोट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वज्रकोट्टम। पाषाण जात के लोग कृष्ण की उपासना करते थे। देखिए, उत्तर भारत में कृष्ण एक अलग देवता है, आगे चलकर दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान जो लोग पश्चारण का कार्य करते थे वो कृष्ण की उपासना करते थे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि भगवान कृष्ण भी बहुत अधिक पशुओं को, मवेशियों को, गायों को और उनके साथ जीवन व्यतीत किए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु, शिव, बलराम, सरस्वती आदि देवी देवताओं की भी पूजा का उल्लेख मिलता है, जिससे इस बात की जानकारी होती है कि उत्तर भारत के धार्मिक प्रभाव दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। संगम साहित्य में विष्णु का तमिल रूपांतरण तिरुमल के रूप में मिलता है। पदित्रुपत्रु में ज्ञात होता है कि विष्णु की पूजा में तुलसी तथा घंटे का उपयोग किया जाता है। लोग मंदिर में उपासना करते थे। अभिलेखों में विष्णु मंदिर को बिन्नागर कहा जाता था। जो विष्णु मंदिर उसको क्या कहा जाता था भाई? बिन्नागर कहा जाता था। अनेक लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। जीववाद, टोटमवाद, बलि प्रथा इस युग में प्रचलन में आई। इसलिए कहा जाता है कि संगम काल के जो लोग थे वो अंधविश्वासी थे। विजय की देवी की अगर बात की जाए तो कोर्रवल, इस नाम को याद कर लीजिएगा, यह विजय की देवी के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत महत्वपूर्ण है, मरियम्मा का नाम आप सुने हैं। लोग मरियम्मा की पूजा में बकरे की बलि चढ़ाते थे और मरियम्मा को परशुराम की मां के रूप में जाना जा रहा है। तो मरियम्मा देवी हैं जिनकी पूजा में बकरे की बलि चढ़ती थी। इसके अलावा मणिमेखलई में कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा की गई है। मणिमेखलई जो एक महाकाव्य है जिसमें कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। मणिमेखलई के रचनाकार कौन है? तुरंत लिख करके मुझे बताइए, मैं सभी का कमेंट्स देखूंगा। मणिमेखलई के रचनाकार कौन है? जी हाँ, बताइए आप। इसके अलावा इस युग के लोग कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद,
इन सब पर विश्वास करते थे और ये सारी चीजें उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं। इसलिए पहली लाइन में क्या कहा गया है कि उत्तर भारतीय धर्म का दक्षिण भारत पर पूरा प्रभाव था। शवों को दफनाने तथा जलाने की प्रथा यहां पर भी प्रचलित थी और उत्तर भारत में भी प्रचलित थी। संगम युग में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रसार दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब उत्तर भारत की कई सारी धार्मिक परंपराओं का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हो रहा है, तो भाई उस समय उत्तर भारत में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी अपनी चरम की ओर बढ़ रहा था, तो उसका भी प्रचार प्रसार होगा, तो उसका भी प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा। तो एक तो दक्षिण भारत का अपना धर्म और दूसरा उत्तर भारत का जो धर्म था वह वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार में और वहां के लोगों के द्वारा अपनाया गया। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन जो कि संगम काल से उससे रिलेटेड आप लोग देखा। संगम काल पर तकरीबन जो है हमारी 3 से 4 क्लासेस हो गई, जो संगम कालीन साहित्य पर हम लोगों ने बात की, संगम काल के राजनीतिक जीवन पर भी हम लोगों ने बात की थी, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम पर, और उसमें डायनेस्टी कौन-कौन सी थी, चोल, चेर, पांड्य। इसके बाद संगम काल की अर्थव्यवस्था पर हम लोगों ने अलग से बात की थी, ठीक है? धर्म पर हम लोगों ने बात की, सामाजिक जीवन पर हम लोगों ने बात की। तो संगम काल को अगर आप इतना तैयार कर लेंगे, तो संगम काल से कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, पर्याप्त है। मेहनत करिए। इसके बाद कुछ एक टॉपिक और बचे हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, और बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री में कोई टॉपिक अब बचा नहीं है, अब तो अर्ली मिडल हिस्ट्री का ही वो टॉपिक माना जाएगा। लेकिन फिर भी हम और भी कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट आपके बीच में लेकर के आएँगे और लगभग प्राचीन इतिहास आपका समाप्त होता हुआ, और जो टेस्ट की प्रक्रिया है, उस टेस्ट की प्रक्रिया को आप लगातार फॉलो करते रहिए, देते रहिए, और जल्द ही कुछ दिनों की ब्रेक के बाद जो है मध्यकालीन भारत से या फिर मॉडर्न इंडिया से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो ज़रूर आप सभी लोग मेहनत करें, एन्जॉय करें, शेयर करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।